गुड इवनिंग ऑल स्टूडेंट, टीचर्स एंड पेरेंट्स। तो आज हम आपको कुछ सजेशन एडवाइस के रूप में देना चाहते हैं कि हमें विद्यार्थियों को अपने क्लास में किस तरह कंसंट्रेट रहना चाहिए और अध्यापकों को उनको कंसंट्रेट कराने के लिए अपनी ओर ध्यानाकर्षण किस तरह कराना चाहिए। और पेरेंट्स का दायित्व होता है कि जो जितने भी होमवर्क विद्यालय से दिए जाते हैं तो उसको सही रूप से चेकअप कर लिया करें, और नहीं करता है बच्चा तो उसका कंप्लेन जाकर विद्यालय कराएं, और विद्यालय से भी उसकी अनसुनी नहीं होती तो वहां भी उनसे सलाह लें और उनको दें कि बच्चा हमारा किस तरह से मोटिवेट हो सकता है। तो हमारा पहला निवेदन आपसे है कि वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, जिससे आपको इस तरह की जानकारियां हम भविष्य में देते रहें। कि क्योंकि बच्चे का फ्यूचर टीचर और पेरेंट्स के हाथ में होता है, जो एक समय में उज्जवल भविष्य बन करके आपके सुख दुख में वह भागीदार हो सकता है। यदि आपका बच्चा किसी एंगल से कहीं पर कमजोर है तो उसकी सूचना तुरंत आपका दायित्व है विद्यालय प्रशासन को दें, और विद्यालय प्रशासन का दायित्व है सब्जेक्ट टीचर से वह कहे कि क्यों ऐसा कमजोरी बच्चे में आ रही है, उसको जरा आप ध्यान दीजिए। तो इस तरह हमारा जो आप लोगों से अनुरोध है कि एक बच्चा आपका घर विद्यालय से जाता है तो 6 घंटे, अमूमन 6 घंटे विद्यालय में अध्यापक के पास बिताता है, बाकी 18 घंटा आपके पास बिताता है। तो उस दौरान विद्यालय से जाने के बाद माँ हो, भाई, बड़ा भाई हो, बहन हो, पिता हो, तो उसे बड़े प्यार से पूछे, बच्चा बेटा आज क्लास में क्या क्या पढ़ाया गया, कौन सा विषय पढ़ाया गया, होमवर्क दिया गया कि नहीं होमवर्क दिया गया, ये दिया गया तो उसमें तुम्हारी समस्या क्या है और कौन सी समस्याएं तुम्हारे सामने और आई हैं। तो बच्चा एक प्यार से बताता है कि मम्मी या भैया या पापा हमको ये कार्ड दिया गया है और ये चीज हमको आ रहा है, ये चीज नहीं आ रहा है। तो उसका हेल्प आप करिए। यदि आप नहीं हेल्प कर पाते हैं, क्योंकि इंग्लिश का जमाना, इंग्लिश मीडियम का जमाना है, तो उस पर या तो आप सीधे विद्यालय से कांटेक्ट कर लीजिए फोन के द्वारा, या तो विद्यालय आकर के संपर्क कराइए कि बच्चे को इस तरह। जब तक विद्यालय बच्चा हमारे और आपके बीच का माध्यम होता, कड़ी होता है, तो उसके भविष्य को हमें आप दोनों लोग जब तक नहीं मिलकर संवारेंगे तब तक वह चमकेगा नहीं। तो कुछ कमी तो आप घर पर देखते हैं और कुछ हम विद्यालय में जब आते हैं देखते हैं, तो यहाँ तो हम सुधार देते हैं, लेकिन अब जाते हैं कहीं पेरेंट्स मिल जाते हैं तो कहते हैं घर पर बड़ा शरारत करता है। अरे भैया, घर पर शरारत करता तो आपका दायित्व क्या है? आप भी तो घर पर कुछ उसको एडवाइज करिए, कुछ सलाह दीजिए। यदि आपसे नियंत्रण नहीं होता है तो आप हमको एडवाइस दीजिए कि सर ऐसी ऐसी कमी है, तो हो सकता कि उसके मोनोपोली को जान करके मैं उसकी मानसिकता को बदल सकता हूं। अभी इसके पहले हम वीडियो बनाए थे, उसमें हमने दिया था कि बच्चे जो अमूमन बाहर कोचिंग करने के लिए भेज दिए जाते हैं, कोटा है, दिल्ली है, यूपीएससी के लिए या बीटेक या अन्य चीजों के लिए, तो बच्चा जो अपने को यानी सेटिस्फाई नहीं कर पाता है, तो ऐसी कंडीशन गार्जियन के दबाव से वह कभी कभी अपने को डिप्रेशन में चला जाता है। डिप्रेशन में जाने के बाद वो परिणाम क्या होता है कि वो सुसाइड कर लेता है। तो ऐसी कंडीशन हम पेरेंट्स से आप निवेदन करते हैं कि ऐसी कंडीशन बच्चे के ऊपर जबरदस्ती ना थोपी जाए। हाई स्कूल इंटर करने के बाद बच्चे के एडवाइस के अनुसार, उसके यानी चेतना के अनुसार, जैसी उसकी इच्छा हो, डिजायर के अनुसार उसको मोटिवेट करें, और जिससे वह आगे अपना भविष्य संभाल सके। ये जरूरी नहीं कि वो पढ़ करके इंजीनियर बन जाए, डॉक्टर बन जाए, वो और भी बन सकता है। और हम बराबर एडवाइस आपको देते हैं कि सर्विस के लिए आप शिक्षा मत
अपनाइए, ज्ञान के लिए अपनाइए, ज्यादा से ज्यादा आप पढ़िए, किताबों को पढ़िए, विचारों को पढ़िए, थॉट को पढ़िए, तब जाकर के आप एक अच्छे स्टूडेंट हो सकते हैं। और हम टीचरों का दायित्व है कि क्लास में बच्चे को बराबर मोटिवेट करते रहें कि ये करोगे तो ये पाओगे, ये करोगे तो ये पाओगे। तो उससे बच्चा हमारा क्या होगा, उसमें एक प्रोत्साहन की लहर दौड़ेगी, एक चेतना आएगा, और दो चार ऋषि मुनियों या साइंटिस्टों का उदाहरण देते हुए यदि हम उसको देते हैं, डूइंग एंड लर्निंग, करके सीखो, करके सीखो। जब वो नहीं सीखेगा, करेगा तो सीखेगा क्या? ये नहीं कि कहें कि गलत हो गया तो उसको डांटिए मारिए ना, डांटिए मारिए नहीं, उसको समझाइए दुलार प्यार से कि बच्चा देखो ऐसा है बेटा, तुमने ऐसा गलत किया है, इसके स्थान पे ये सब होना चाहिए। अमूमन विद्यालय वाले क्या करते हैं, वो खर्रा काट करके डांट के भगा देते हैं, तो बच्चा वहीं और सहम जाता है, तो अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं कर पाता है। तो इसके लिए हम आज इतना तो आपको एडवाइस दिए, और कुछ जीके का प्रश्न लेकर आए हैं हम आपके पास कि अल्फाबेट ऑफ फॉलोइंग कंट्री, देश में कितने यानी भाषाएं में कितने वर्णमालाएं होती हैं। जब तक हमें वर्णमाला का सही रूप से ज्ञान नहीं होगा, और अंग्रेजी एक ऐसी वर्णमाला जो ऊपर नीचे लिखी जाती है, छोटे अक्षर में, बड़े अक्षर में, उसका लिखावट भी अंतर होता है। उसी तरह उर्दू हमारा है, संस्कृत है, अंग्रेजी है, फारसी है, चीनी वर्णमाला, अरबी वर्णमाला है। कितने वर्णमालाओं को लेकर हम आए, कितने कितना होता है। तो यदि हमें वर्णमाला को बारे में जानकारी हो जाती है, तो इन वर्णमालाओं को हम और तो नहीं जानते, लेकिन हिंदी और इसमें अंग्रेजी में जानते हैं कि इनको कॉन्सोनेंट और स्वर में, कॉन्सोनेंट और व्यंजन में बांटा जाता, वावेल और कॉन्सोनेंट में बांटा जाता है, स्वर और व्यंजन में। तो स्वर की काम क्या होता है, मात्रा बनाना, कॉन्सोनेंट के साथ मात्रा बनाना, जिससे शब्दों का निर्माण होता है। तो पहला हमारा है, हिंदी वर्णमाला में 52 यानी 52 अक्षर होते हैं। दूसरा हम दे रहे हैं, संस्कृत वर्णमाला में 44 यानी 44 अक्षर होते हैं। इस तरह से तीसरा है, उर्दू वर्णमाला में 34 34 अक्षर होते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला में 26 यानी 26 अक्षर होते हैं। फारसी वर्णमाला में 31 अक्षर होते हैं, 31, और 7 है। चीनी वर्णमाला में देखिए कितने होते हैं, 204 204 अक्षर होते हैं। अरबी भाषा में मूल वर्णमाला 28 या 29 होते, कहीं कहीं 28 उल्लेख किया गया है, कहीं कहीं 29 का। और इसके बाद हमारे देश में नोटबंदियों का दौर चला था। भारत में पहली नोटबंदी हुई 1946 ईस्वी में, 1946 अर्थात ब्रिटिश पीरियड में हो गया था। इसके बाद दूसरा है, भारत में दूसरी बार नोटबंदी कब हुई, 1978 1978 में। अब भारत में तीसरी बार नोटबंदी जो वर्तमान ही कह लीजिए, नरेंद्र दास मोदी हमारे देश के प्रधानमंत्री ने 8 नवंबर 2016 को उन्होंने किया था। अब रह गया मानचित्र। अब हम मानचित्र के बारे में, जैसे आपने मैगलिन के बारे में सुना है कि उन्होंने पूरा वास्को डी गामा, कोलंबस के बारे में सुना है, उन्होंने चक्कर लगाया समुद्री बेड़ों को लेकर के। इस तरह से हमें हर चीज रास्ता का, समुद्री रास्ता का ज्ञान हुआ और चीजों का ज्ञान हुआ। तो संसार का मानचित्र, भारत का मानचित्र सबसे पहले विलियम लैम्पटन जॉर्ज एवरेस्ट ने बनाया था, और इसके बाद संसार का मानचित्र आ गया। संसार का मानचित्र सबसे पहले एनेक्समैंडर ने बनाया था, लेकिन 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में पृथ्वी को सिलेंडर का आकार मानकर तत्कालीन ज्ञात कर दुनिया का नक्शा बनाया गया था। टालेमी ने
सबसे पहले अक्षांश और देशांतर रेखा का उपयोग करके दुनिया का मानचित्र बना दिया था। इस तरह से हम आपको कुछ नई नई जानकारियां देते रहेंगे जो कभी कभी एसएससी के एग्जाम में या अन्य परीक्षाओं प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो हमारा आप लोगों से निवेदन यही है कि वीडियो को अंत तक देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए, जिससे आने वाले समय में हम आपको एक से एक नई नई जानकारियां देते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।